हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी और मैं आपका बायोलॉजी मेंटर नागेंद्र साहू हाजिर हूं आपके लिए अपने चैप्टर इवोल्यूशन पे। आज हमारा टॉपिक रहेगा थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। लेक्चर नंबर 3 है। ध्यान से समझना है, बहुत ही थ्योरेटिकल चैप्टर है। कोशिश कर रहा हूं कि चैप्टर को काफी अच्छे से लेकर चलूं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देता चलूं। आपको लेकिन याद रखना है, मेरी सी थोड़े से एफर्ट में आपको भी थोड़ा सा एफर्ट करना है कि हमारे चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो के प्रॉपर लेक्चर प्रोवाइड होते रहेंगे एक ही चैनल पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे, फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई। ईयर लॉन्ग सीरीज है, पूरे साल चलनी है सीरीज। एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो सिलेबस के बाद हम गेस्ट पेपर और मॉडल पेपर पर भी चर्चा करेंगे। तो फिर इंतजार किस चीज का? चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे लेक्चर्स स्टेप बाय स्टेप लेते हैं। तो आज हम चालू करते हैं इवोल्यूशन। और इवोल्यूशन के इस खेल में सबसे पहले जो हमने लेक्चर दिया था वो ओरिजिन ऑफ लाइफ पे था, कि आखिर अर्थ पे लाइफ आई कैसे। जहां पर हमने कुछ केमिकल कंपोजिशन के बारे में जाना था, उस केमिकल कंपोजिशन से कोसरवेट जैसे ऑर्गेनिज्म बने थे जिनसे धीरे धीरे अर्थ पे लाइफ आई। और आज हमने काफी जब लाइफ बन गई तो सिंपल लाइफ ने इवोल्यूशन के थ्रू कॉम्प्लेक्स लाइफ को हायर किया और हमारी बॉडी सिंपल से कॉम्प्लेक्स हो गई। और आज अर्थ पे अप्रॉक्सीमेटली 1.7 मिलियन ऑर्गेनिजम्स हो गए। ये इवोल्यूशन की देन थी। तो उस इवोल्यूशन पे हमने बात करी। जब इवोल्यूशन समझ लिया तो हमने कुछ एविडेंस दिए कि आखिर इवोल्यूशन अगर हुआ है, हम एक ही पेरेंट से, हम एक ही एंसेस्टर से बने हैं, तो क्या हमें सिमिलरिटीज तो होनी चाहिए ना भाई। अगर हमारे एक ही एंसेस्टर है तो उस एंसेस्टर से हमारी सिमिलरिटीज होनी चाहिए, हमें आप में सिमिलरिटीज होनी चाहिए, आप में हर्बीवोरस या अदर जो हमारे कार्निवोरस उनमें भी सिमिलरिटीज होनी चाहिए। इस चीज के लिए हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। और इस एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन में हमने कई प्रमाण दिए, कई एविडेंस दिए, एम्ब्रियोलॉजी पे, पैलेंटोलॉजी पे, हमने होमोलॉजी, एनाटॉमी, ये सारी चीजें पढ़ी। तो ये सारे लेक्चर्स अगर आप पढ़ने हैं तो पुराने हमारे लेक्चर्स को देखिए। आज हम पढ़ने वाले थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। कैसे? थ्योरी का क्या मतलब है? कह रहा है कि इवोल्यूशन आखिर हुआ क्या, हुआ क्यों, ऐसी कौन सी कंडीशंस पड़ गई कि इवोल्यूशन होना पड़ा, ऐसी कौन सी कंडीशन पड़ गई। उस कंडीशंस को समझने के लिए हमें आज का लेक्चर समझना पड़ेगा, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। सबसे पहले बात आई कि इवोल्यूशन की बात लोगों के दिमाग में पहुंची कैसे। तो ह्यूगो डे व्रीज नाम के एक साइंटिस्ट आए, आप देख रहे हैं थोड़ा बुजुर्ग हो चुके हैं ह्यूगो डे व्रीज, दाढ़ी मूंछ सफेद हो चुकी है इनकी। ह्यूगो डे व्रीज ने प्रपोज किया म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ह्यूगो डे व्रीज के घर के पास एक ग्राउंड था जहां पर एक प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा था। इसका नाम था कॉमन में इवनिंग प्रिमरोज। इन्होंने देखा कि उस ग्राउंड में एक ही प्लांट के कई स्पीसीज दिखे, एक ही प्लांट कई डिफरेंट टाइप के स्पीसीज दिखाई पड़े। किसी में पिंक फ्लावर थे, किसी में येलो फ्लावर थे, किसी में डिफरेंट टाइप के फ्लावर थे। इसका बोटेनिकल नेम होता है ओनोथेरा लैमार्कियाना। And believed that evolution takes place through mutation and not by minor variation. इन्होंने देखा उस ग्राउंड पर डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स लगे, आखिर इसके पीछे कारण क्या था। जब कारण का पता लगाया गया तो पता चला कि इसका कारण ये था कि उनमें म्यूटेशन हुआ है। अब सवाल आता है म्यूटेशन। तो माय डियर स्टूडेंट, म्यूटेशन के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में, जहां पर मैंने जीन म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के बारे में बताया। याद आ गया? चलिए अच्छी बात है। तो उस म्यूटेशन के थ्रू सडन चेंज हुआ डीएनए में और डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स बने। ये ह्यूगो डे व्रीज ने बताया कि शायद इसलिए म्यूटेशन, शायद इसलिए इवोल्यूशन हुआ म्यूटेशन के कारण। नेक्स्ट मैकेनिज्म पे चलते हैं। एक तो बात इन्होंने बताई कि शायद म्यूटेशन के कारण वेरिएशन हुआ हो। Then Darwinian variation is minor, slow,
and directional, it result in gradual evolution. डार्विन का मानना था कि जो इवोल्यूशन हुआ है वो इवोल्यूशन माइनर है, स्लो है और क्या है, डायरेक्शनल है। और म्यूटेशन में तो हमारे हेगो डिग्रीज थे। तो हमारा जो मेन टॉपिक है पढ़ने का वो आज हमें पढ़ना है भाई साहब डार्विन के बारे में। तो हम डार्विन के बारे में कुछ जाने उसके पहले हमारे थोड़े बड़े कुछ साइंटिस्ट हैं, अगर उनके बारे में पढ़ लें जिन्होंने काफ़ी रिसर्च किया है इवोल्यूशन के वर्ल्ड में, वो थ्योरीज देने वाले हैं साइंटिस्ट आपके सामने। पहले से थे थ्योरी ऑफ लैमार्क। सबसे पहले लैमार्क ने दिया थ्योरी को कि आखिर इवोल्यूशन हुआ क्यों, आखिर इवोल्यूशन क्यों हुआ, ये लैमार्क ने बताया। सेकंड पे आए डार्विनियन थ्योरी, जिसे डार्विनिज्म के नाम से जाना जाता है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के नाम से जाना जाता है। पहली थ्योरी लैमार्क ने दी, काफी फेमस रही, लेकिन लैमार्क के बाद मिस्टर डार्विन जब आए तो उनकी थ्योरी तो ताबड़तोड़ फेमस रही, इनके पीछे तो बहुत कुछ बवाल हो गया। डार्विन की थ्योरी इतनी बढ़िया थी, अभी बताऊंगा क्या थ्योरी थी उनकी। और थर्ड पे म्यूटेशन थ्योरी ह्यूगो डी व्रीज ने दी, तो मैंने बताया भी आपको। आखिर डार्विन की थ्योरी में ऐसा क्या था जिससे लोगों को बड़े आसानी से समझ में आया कि आखिर उन सिंपल ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म क्यों बने, सिंपल ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म क्यों बने। चलिए चलते हैं डार्विन की थ्योरी पर। तो थ्योरी ऑफ डार्विनिज्म proposed by चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन काफी अच्छे इंसान थे और काफी अच्छे स्टूडेंट थे। किसके स्टूडेंट थे बताता हूँ आपको। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक अल्फ्रेड बैलेस है और थॉमस माल्थस। बेसिकली ब्रिटेन के गवर्नमेंट के एक बहुत अच्छे रिसर्चर थे और काफी भरोसा करते थे वहाँ गवर्नमेंट। अल्फ्रेड बैलेस, सिंपल बात है, हमारे साइंटिस्टों पे हम लोग ज्यादा सोचते हैं। और इनके स्टूडेंट थे हमारे डार्विन, इनके स्टूडेंट डार्विन थे। इनको ब्रिटेन गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आप ऐसा करिए, चाहते थे कि ये हम एक शोध पे जाएं, टीम ऑल्थस और रिसर्च पे जाना था। उनको जाना कहाँ था, एक आइलैंड पे, और उस आइलैंड को गैलापागोस आइलैंड कहते हैं। कौन सा आइलैंड, गैलापागोस आइलैंड। गैलापागोस आइलैंड, इस आइलैंड पे जाना था, बहुत दूर था और जो रिसर्च का काम था वो लगभग 5 सालों का रिसर्च काम था, बहुत लंबा समय था। तो अल्फ्रेड बैलेस को एक जूनियर साइंटिस्ट की जरूरत थी, तो उनको याद आई डार्विन की, डार्विन एक अच्छा स्टूडेंट है मेरा, डार्विन को लेकर चले। तब के स्टूडेंट बड़े समर्पित हुआ करते थे अपने टीचर्स पे। डार्विन का ठीक है सर मैं चलूंगा आपके साथ। इनका लंबी कहानी है, हाँ ठीक है चले। काफी लोगों को जाना था, खाने पीने का काफी सामान चाहिए था, तो ब्रिटेन गवर्नमेंट ने एक सोल्जर्स शिप, यानी एक सैनिकों का जहाज होता था उस समय, नाम था HMS बीगल। सॉरी, HMS बीगल। ये HMS बीगल जो था हमारा, ये एक सोल्जर्स का शिप था। दे दिया गया भाई, उन्होंने डिमांड करी कि हमें एक शिप दिया जाए जिससे हम गैलापागोस आइलैंड तक पहुंच सके। इसके लिए एक शिप मिली, गैलापागोस आइलैंड पे जाने के लिए HMS बीगल, हमारा शिप तैयार, शिप चल पड़ा। डार्विन उस समय एक यंग साइंटिस्ट थे, जुझारू थे, ये इनके साथ गए और 5 साल तक वहां पर डार्विन ने जो जो देखा उसको एक डायरी में लिखते रहे। जो जो इन्होंने देखा उसको एक डायरी में लिखते रहे।
आपको याद होगा मैंने लास्ट क्लास में एक डार्विन फिंचेस का नाम दिया था, डार्विन फिंचेस, छोटी छोटी बर्ड्स थे, तो डार्विन फिंचेस। डार्विन फिंचेस को इन्होंने वहीं पर डिस्कवर किया था, गैलापागोस आइलैंड पे। समझ आ रही बात? तो ये जो जो देखते थे उसको डायरी पे लिखते रहे, और वहां ये काफी शोध इनके काम आई, और उसी को थीम बना करके इन्होंने रच डाला इतिहास और दे दिया एक इवोल्यूशन की थ्योरी जो डार्विनिज्म के नाम से फेमस हो गई। साइंटिस्टों के पूरे ग्रुप में हंगामा मच गया, क्योंकि उस समय ये नहीं बताने वाला कोई था कि आखिर धरती पर सिंपल ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैसे बने। आज मैं आपको कहूं कि हर एक ऑर्गेनिज्म में बच्चे पैदा करने की एबिलिटी है, सफिशिएंट एबिलिटी है। तो आपको लगेगा सर क्या नई बात बता रहे हैं, तो सबको पता है, अब तो क्लास 8 9 के बच्चे भी जान जाते हैं, है कि नहीं, ये कितनी एबिलिटी है बच्चे पैदा करने की। तो ये डार्विन ने आज से 100-200 साल पहले बताई, उस समय ये नई चीज थी, आज पुरानी हो चुकी है, उस समय नहीं थी। तो उस समय जब लोगों ने सुना हाँ ऐसा होता है, बच्चे पैदा करने की सफिशिएंट एबिलिटी, तो लोगों में तहलका मच गया। डार्विन ने बताया कि हम अपनी लाइफ के लिए स्ट्रगल करते हैं, जीवन के लिए स्ट्रगल करते हैं, और जो उस स्ट्रगल से पार हो पाता है वो इस दुनिया में रहता है और अपने वंश को चलाता है। आज आप कहेंगे क्या ज्ञान की बातें कर रहे हैं सर, ये तो दुनिया को पता है कि जब स्ट्रगल करेंगे, जो स्ट्रगल में आगे जाएगा वो अपनी जिंदगी जिएगा। लेकिन 200-250 साल पहले जब लोग खाने के लिए मर रहे थे, तब लोगों के लिए एक नई चीज थी कि हाँ, इन सब कारणों से इस धरती पर सिंपल ऑर्गेनिज्म ने कॉम्प्लेक्स यानी संघर्ष किया, जो जिंदा रह गया वो अपनी स्पीशीज को बढ़ा ले गया। ऐसा समझ लीजिए, जुरासिक इरा में डायनासोर्स भी थे, वो भी एक रेप्टाइल्स थे, और क्रोकोडाइल थे, वो भी रेप्टाइल्स थे। माना जाता है क्रोकोडाइल डायनासोर से पहले थे। लेकिन क्यों आज डायनासोर खत्म हो गए? क्रोकोडाइल आज भी हैं, लेकिन डायनासोर्स नहीं है। अब जब क्रोकोडाइल आज भी हैं और डायनासोर्स नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि डायनासोर्स में स्ट्रगल करने की एबिलिटी नहीं थी, वो स्ट्रगल नहीं कर पाए, क्योंकि जो स्ट्रगल करेगा वो एग्जिस्ट रहेगा, अदरवाइज खत्म। ये सारी चीजें जब डार्विन ने बताई तो लोगों की आंखें खुली, और माना जाता है उसमें डार्विन ने अपनी एक बुक पब्लिश करी थी, उस बुक का नाम था Origin of New Species by the Mean of Natural Selection। Origin of New Species by the mean of natural selection। Origin of New Species by the Mean of Natural Selection डार्विन की एक अच्छी बुक थी, और उस बुक में ही सारी कहानी हमें देखने को मिली, और उसी बुक की मदद से हमने डार्विनिज्म को एक्सप्लेन किया। तो ये जो मैंने बताई आपको एक अच्छी खासी हिस्ट्री बता दी, इस हिस्ट्री से चीजें आपके समझ में अच्छे से आ जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं। It was based on the observation during a sea voyage in a sail ship called HM Beagle. Alfred Wallace, a naturalistic word in the Malay archipelago, had also come to similar conclusion। ये भी similar conclusion पे आज जो डार्विन ने दिया। Work of Thomas Malthus on population influenced Darwin। थॉमस माल्थस जिन्होंने पॉपुलेशन पे किया था, उन्होंने बहुत इन्फ्लुएंस किया डार्विन को। आगे चलते हैं। देखिए, अब आती बात कि डार्विन की जो थ्योरी थी नेचुरल सिलेक्शन, बोला जाता है उनकी थ्योरी को नेचुरल सिलेक्शन, आखिर ये बेस्ड किस पे थी?
डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी किस पे बेस्ड थी? क्लियर? दो की कॉन्सेप्ट थे। पहला की कॉन्सेप्ट ब्रांचिंग डिसेंट और सेकंड नेचुरल सिलेक्शन। क्या कह रहे हैं? ब्रांचिंग डिसेंट। इट एक्सप्लेन्स दैट ऑल ऑर्गेनिज्म आर मॉडिफाइड डिसेंडेंट्स ऑफ प्रीवियस लाइफ फॉर्म्स। डार्विन का पहला मानना था कि सभी जो ऑर्गेनिज्म है डिसेंडेंट है प्रीवियस फॉर्म से, सभी पहले से बने हुए पहले वाले जो ऑर्गेनिज्म है उनके मॉडिफिकेशन से ऑर्गेनिज्म बने हैं। डार्विन की पहला की कॉन्सेप्ट। दूसरा की कॉन्सेप्ट इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन दिया। कैसे नेचुरल सिलेक्शन दिया? कंसीडर अ बैक्टीरियल कॉलोनी। इन्होंने एक बैक्टीरियल कॉलोनी तैयार की, कॉलोनी ए, जहां पर दो रेसिस्टेंट बैक्टीरिया थे। रेसिस्टेंट बैक्टीरिया का मतलब ये जो कॉलोनी बनी थी, इस कॉलोनी में कुछ ऐसा केमिकल डाला गया, कुछ ऐसा केमिकल डाला गया जिससे बैक्टीरिया मर जाए। कोई भी एंटीबायोटिक हो सकती है, पेनिसिलिन हो सकती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो सकती है, उस केमिकल डालने से बैक्टीरिया मर जाए। लेकिन यहाँ पर दो रेसिस्टेंट जीन्स बैक्टीरिया मौजूद थे जो उस पेनिसिलिन या एम्फिसिलिन जो भी हमारा एंटीबायोटिक है उसका असर नहीं होगा इस पे। सिंपल सी बात यार, उस सॉल्यूशन में बचे रह जाएंगे। आप देखिए धीरे धीरे क्या हुआ, खत्म होते चले गए ब्लू वाले। क्यों खत्म हो रहे ब्लू वाले? क्योंकि इनके पास रेजिस्टेंस पावर नहीं थी, जबकि हमारे रेड वाले के पास रेजिस्टेंस पावर थी। इसने रिप्रोडक्शन करना चालू किया और आप देख रहे हैं धीरे धीरे रेड वाले की पॉपुलेशन बढ़ना चालू हो गई और जो ब्लू वाले थे वो एकदम मिनिमम पहुंच गए। इसे कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। नेचर ने ताकत दी, नेचर ने ताकत दी। कोई भी हो सकती चीज, वो म्यूटेशन हो सकता है जिस कारण इन बैक्टीरिया में उस एंटीबायोटिक से बचने की क्षमता आ गई। अब जब बचने की क्षमता आ गई एंटीबायोटिक से, तो इन्होंने संघर्ष किया और नेचर के सिलेक्ट करने पर पूरी कॉलोनी रेड में बदल गई। ये था नेचुरल सिलेक्शन कि नेचर आपको फेवर करती है, नेचर आपसे कहती है कि ठीक है भाई तुम ग्रोथ कर जाओ, अगर नेचर के पक्ष में चले तो, और नहीं चले तो निपट जाओ। शायद उस जमाने में डायनासोर्स और रेप्टाइल्स दोनों एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म थे, लेकिन डायनासोर्स नहीं रहे। क्यों? क्योंकि डायनासोर्स ने स्ट्रगल नहीं किया। उसने नेचर का जो मानना था कि आप हर्बीवोरस हो जाइए, लेकिन नहीं, उन्होंने अपनी स्पीशीज को खाना चालू कर दिया और जब अपनी स्पीशीज खाना चालू कर दिया तो निपट गए। बचा कौन? क्रोकोडाइल। उसने उस समय के हालातों को समझा कि नहीं, नेचर जैसा कह रहा है वैसे काम करो, और नेचर के मानने पर ऐसा बच गए। आज तक आप क्रोकोडाइल को देखते हैं। तो ये होता है नेचुरल। तो की कॉन्सेप्ट था डार्विन का, वो की कॉन्सेप्ट दो चीजों पे बेस्ड था, ब्रांचिंग डिसेंट पे, नेचुरल सिलेक्शन पे। नोट करिए, ब्रांचिंग डिसेंट का मतलब क्या था? ब्रांचिंग डिसेंट का मतलब था कि जो भी आज का ऑर्गेनिज्म है वो मॉडिफाइड है, टपक नहीं पड़ा ऊपर से, वो मॉडिफाइड वर्जन है, जो पहले से मौजूद ऑर्गेनिज्म से है उनका मॉडिफिकेशन था। नेचुरल सिलेक्शन तो मैंने आपको बता दिया कि नेचर सिलेक्शन तो अच्छा खासा यहाँ पर आपके लिए एग्जाम, मतलब एक अच्छा यहाँ पर आपको क्लू मिल जाएगा कि आखिर नेचुरल सिलेक्शन है क्या। बहुत सारी कॉलोनीज थी, वहां पर रेसिस्टेंट बैक्टीरिया आ गए और उनकी स्पीशीज बची रही, बाकी सब क्या हो गए? निकल गए। अब आते हैं कि हमारे जो अब आ जाते हैं हम थ्योरी के कुछ फैक्ट के बारे में कि इनकी थ्योरी में क्या ऐसा डार्विन ने बता दिया कि सभी लोग इनके दीवाने हो गए। तो चीज समझ लें क्या ऐसा बता दिया इन्होंने। पहला, नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्ट्स। इन फैक्ट्स पे हमारा नेचुरल सिलेक्शन बेस्ड है। पहला, हेरिटेबल माइनर वेरिएशन। हेरिटेबल माइनर वेरिएशन, हेरिटेबल मतलब जो वन जनरेशन टू अदर जनरेशन ट्रांसफर हो सके। वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, जो एक जनरेशन से अदर जनरेशन में ट्रांसफर हो सके, वो हमारा है हेरिटेबल माइनर वेरिएशन, छोटे छोटे वेरिएशन। पहला कॉन्सेप्ट कि हमारे जो माइनर वेरिएशन, कुछ वेरिएशन है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएंगे। सेकंड,
ओवर प्रोडक्शन, जैसे मैंने बोला था बच्चे पैदा करने की ना, तो ज्यादा समझ में आता है अच्छे, जैसे ओवर प्रोडक्शन नहीं समझ पाएंगे। ओवर प्रोडक्शन मींस इनॉर्मस रेट ऑफ फर्टिलिटी। इनॉर्मस रेट ऑफ फर्टिलिटी मतलब फर्टिलिटी की अच्छी खासी एबिलिटी होती है, ये हमें डार्विन ने वहां बताया, गैलापागोस आइलैंड में जो भी देखा समझा 5 सालों में उसको लिखा। थर्ड, लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्स लिमिटेड होते हैं, एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे। आप जिस भी रिसोर्स पे जिंदा है उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना करिए। नेचुरल, नेचर वो मतलब सिलेक्टेड। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस मतलब अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने आप को बनाए रखने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। तो अपने आप को बनाए रखने के लिए जब स्ट्रगल करना पड़ रहा है, ये भी वहां से बताया गैलापागोस आइलैंड से। किसने? हमारे मेंडल जी ने। काफी चीजें पढ़ी लिखी उन्होंने बताई हमको। और फिर तो इन्होंने बताया क्या? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो बचेगा वो अपने वंश को चलाएगा, जो फिट है वो हिट है। यानी अगर आपको किसी जगह पे बने रहना है तो इसके लिए आपको फिटेस्ट मतलब बुद्धिमान बनना पड़ेगा। क्लियर? इस फैक्ट में थोड़ा सा उन्होंने जो नेचुरल सिलेक्शन बेस्ड है, इस फैक्ट पे हेरिटेबल माइनर वेरिएशन है, ओवर प्रोडक्शन है, लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज हैं, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है, और क्या है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। चलिए एक एक के बारे में समझते हैं थोड़ा पॉइंट, जिससे आपके नोट्स भी बन सके। हमें ये भी देखना है कि हमारे नोट्स बनते हैं। जल्दी से देखिए। एक एक पॉइंट पे चर्चा करें। अभी तक जो हम लोग खींच के ले आए हैं, हम क्या क्या ले आए हैं, हम ये जान चुके हैं कि सबसे पहले भाई कि क्या की कॉन्सेप्ट थे हमारे, की कॉन्सेप्ट क्या थे हमारे, कि जैसे देखिए तो अभी तक जो हमने देख लिया, ये देख लिया क्या की कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हमने देखा था कि भाई जो मेंडल जो डार्विन थे, हमारे डार्विन साथ कई लोग थे, और उसमें म्यूटेशन के लिए फेमस हमारे ह्यूगो डे व्रीज आए थे, लैमार्क जी भी थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फेम मिली वो मिली डार्विनिज्म। जब डार्विनिज्म के बाद पहुंचा तो हमने थोड़ी सी उनकी हिस्ट्री बताई कि कैसे वो HMBS बीगल शिप से गए गैलापागोस आइलैंड पे, और वहाँ पर उन्होंने 5 साल तक अपना समय बिताया, और जो जो रिसर्च करके लिखा वो सब उन्होंने हमें बताया, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या उन्होंने बताया। तो हमने बताया की फैक्ट के बारे में कि हेरिटेबल कैरेक्टर्स हैं, है ना, और फर्टिलिटी की नॉर्मस रेट पाई जाती है, ओवर प्रोडक्शन से हमने बोला है, हमने बोला था कि लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा, और स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जिंदा रहने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और आखिरी में समझ लीजिए, जब इतना आप कर लेते हैं तो ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज बनती है, एक नई स्पीसीज बनती है, इतनी कहानी को झेलने के बाद। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हेरिटेबल माइनर वेरिएशन क्या है। इट इज आइदर बेनिफिशियल और हार्मफुल टू द ऑर्गेनिज्म। माइनर जो वेरिएशन हो रहा है, हो सकता है किसी माइनर वेरिएशन को म्यूटेशन कहा गया हो, लेकिन उस समय म्यूटेशन नहीं पता चल पाया, बाद में उजागर हुआ ये। लेकिन हो सकता है जो माइनर वेरिएशन आया हमें, अभी मेरे 5 हाथ है, अभी 6 उंगलियां 5 उंगलियां हैं, 6 निकल आए, क्या म्यूटेशन हो गया। अब ये म्यूटेशन हमारे लिए यूजफुल और हार्मफुल दोनों हो सकता है। यूजफुल भी है भाई, 4 हाथ निकल आए, चारों हाथ सही से काम करें, यूजफुल है। 4 हाथ में केवल 2 ही हाथ है, बाकी को आप लटकाए टहल रहे हो, तो क्या हो जाएगा? हार्मफुल हो जाएगा ना वो। तो कह रहा है भाई कि जो ये माइनर वेरिएशन है, ये माइनर वेरिएशन यूजफुल और हार्मफुल दोनों हो सकते हैं। सेकंड पॉइंट कहते हैं ओवर प्रोडक्शन। क्या? पॉपुलेशन साइज ग्रोज एक्सपोनेंशियली ड्यू टू द मैक्सिमम रिप्रोडक्शन। एक्सपोनेंशियली का मतलब होता है बहुत तेजी से। तो कह रहा ऑर्गेनिज्म का साइज बढ़ सकता है और पॉपुलेशन साइज बढ़ सकता है। जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर खास बात होती है कि अगर उसको सही एनवायरनमेंट मिले तो 20 मिनट में एक सिंगल बैक्टीरिया 2 बैक्टीरिया बना देगा। एक सिंगल बैक्टीरिया 2 बैक्टीरिया बना देगा।
आप सोचिए 20 मिनट में हम लोग की जिंदगी बीत जाती है केवल 20 मिनट में, और हम लोग बड़े कॉमन टर्म में कहते हैं भाई आ रहे 20 मिनट में आ रहे हैं, और ये 20 मिनट तक 1 से 2 हो गए। तो ये ओवर प्रोडक्टिविटी है। तो इन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया वहां पर बैक्टीरिया पॉपुलेशन से देखा कि हाँ पॉपुलेशन साइज ग्रोथ करती है एक्सपोनेंशियली। थर्ड, लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज। इन्होंने एक बात और कही कि पॉपुलेशन बढ़ जाए, बहुत अच्छी खासी हो जाए, लेकिन रिसोर्सेज आर नॉट इंक्रीज्ड। रिसोर्सेज जितने हैं उतने रहेंगे। एक फॉरेस्ट में बड़े अनगिनत पेड़ हों, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप उसको एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं तो वो खत्म नहीं होंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब वो खत्म हो जाए। तो दूसरा पॉइंट जो बताया हमारे मेंडल जी ने, वो बताया किस पे? लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज पे, कि लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज क्या है। तो हमारा जो लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज है, हर एक चीज लिमिटेड है। आज हम लोग फॉसिल फ्यूल यूज करते हैं एज अ पेट्रोल, लेकिन वो लिमिटेड है। कब तक आप पेट्रोल का यूज करेंगे? एक टाइम आएगा जब पेट्रोल खत्म हो जाए, क्योंकि लिमिटेड है। फॉसिल्स फ्यूल्स के थोड़ी ना आज बन गए कल बन गए, हजारों साल पुराने फॉसिल्स हैं, हजारों साल पुराने फॉसिल, वो आप यूज कर रहे हैं। आप सोचो कि आज हम कोई फ्यूल बनाते हैं फॉसिल्स फ्यूल, तो नहीं, हजारों साल लग जाते हैं वो फ्यूल बनने में, और वो भी क्या कोई पॉपुलेशन डेप्थ में चली गई तो बनी है। तो लिमिटेड है हमारे नेचुरल रिसोर्सेस। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। हमारे 2 पॉइंट हुए, 3, और अब आते हैं हम लोग स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। फोर्थ पॉइंट जो था हमारा फैक्ट था हमारे डार्विनिज्म का, वो था स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जिंदा रहने के लिए संघर्ष, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तो मैं आपको बता दूं कितने टाइप का स्ट्रगल होता है। यहाँ पर तो इतना कॉमन सा दिया गया है, इट इज द कंपटीशन अमंग ऑर्गेनिजम्स फॉर रिसोर्सेज सो दैट पॉपुलेशन साइज इज लिमिटेड। कह रहा है कि आपने चीज देखी, ओवर प्रोडक्टिविटी की भगवान ने हमें बहुत दे दी पावर, लेकिन देखिए आपस में लड़े मरे जा रहे हैं। ओवर प्रोडक्टिविटी की बहुत दे दिया, बहुत बढ़िया बात की ओवर प्रोडक्टिविटी हमारे अंदर, लेकिन सबके सब बच्चे बच नहीं पाते। ऐसा हो जाएगी सबके सब बच्चे बच जाए ना तो बड़ा बवाल हो जाए। तो याद रखिए इसके लिए भगवान ने बनाया स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जिंदा रहने के लिए संघर्ष। और एक ऑर्गेनिज्म 3 तरीके के संघर्षों से जीतता है। कैसे? 3 संघर्ष मैं आपको बताऊं। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, 3 टाइप का स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। 3 टाइप का स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। हेडिंग पढ़ रहे हैं, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। एक ऑर्गेनिज्म आया धरती पे और उसका उसी दिन से स्ट्रगल चालू हो गया, संघर्ष चालू हो गया। कौन कौन से संघर्षों से गुजरता है? पहला संघर्ष यानी फर्स्ट स्ट्रगल, इंट्रा specific intra-specific struggle. Second, inter-specific struggle. Third, environmental थ्री टाइप के स्ट्रगल है, इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल, इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल और एनवायरमेंटल स्ट्रगल। 3 स्ट्रगल। अब
तीनों स्ट्रगल में डिफरेंस क्या है? आपके दिमाग में आ रहा होगा सर स्ट्रगल तो स्ट्रगल तीनों में डिफरेंस कहते हैं कि आज आपको मैं बता रहा हूँ जो मैंने कहते लाइफ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए मेंडल ने उस समय बता दिया था कि आप जो लाइफ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तीन चीजों के लिए नॉर्मल स्ट्रगल कर रहा है ऑर्गेनिज्म। पहला स्ट्रगल इंट्रा स्पेसिफिक, ये जो इंट्रा स्पेसिफिक है ना ये होता है विद इन स्पीसीज, ये आपका होगा विद इन स्पीसीज। ये होगा विद इन स्पीसीज, एक ही टाइप के स्पीसीज के अंदर होने वाला स्ट्रगल, एक ही टाइप के ऑर्गेनिज्म के बीच। जैसे ये होता किस लिए है? मेटिंग के लिए। आप देखते हैं डिस्कवरी में एक लॉयन दूसरे लॉयंस के लिए लड़ रहा है, फीमेल लॉयन के लिए, कि कौन किसका पार्टनर बनेगा। तो मेटिंग, शेल्टर यानी रहने के लिए और खाने के लिए, ये इंट्रा स्पेसिफिक है। आप देखेंगे एक लॉयन लड़ जा रहा है, अरे बड़े दूर की बात नहीं, आप देख रहे हैं अपने स्ट्रीट में, अपने गलियों में डॉग्स लड़े जा रहे हैं एक दूसरे से। इंट्रा स्पेसिफिक है, एक ही स्पीसीज के अंदर जब स्ट्रगल होगा तो इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल होगा। वो स्ट्रगल रहने के लिए हो सकता है, खाने के लिए हो सकता है, एरिया मेंटेन करने के लिए हो सकता है, मेटिंग के लिए हो सकता है। मेटिंग मतलब रिप्रोडक्शन, जो जीतेगा वही सिकंदर है। तो ये जो हो रहा है स्ट्रगल, ये इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल हो गया। ये हम लोग भी करते हैं, हमारी खुद की स्पीसीज से स्ट्रगल है। कंपटीशन है ना यार, मैं पढ़ के आगे ज्यादा अच्छा बन जाऊं, मेरे ज्यादा मार्क्स अच्छे आ जाए, स्ट्रगल है। सेकंड स्ट्रगल है इंटर स्पेसिफिक, यानी इन बिटवीन टू स्पीसीज। जब दो स्पीसीज के बीच संघर्ष चालू हो जाएगा, दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच, तो हो जाएगा किसके लिए? इंटर स्पेसिफिक। अब ये संघर्ष कहां है? अगर आप देखें तो एक लायन डियर को खाने के फिराक में लगा हुआ है, दो डिफरेंट स्पीसीज खाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अगर जीत गया डियर दौड़ने में तो बच गया, अदरवाइज मारा जाए। तो वहां भी संघर्ष चल रहा है। एक ऑर्गेनिज्म धरती पे आया, अब दूसरे स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म उसको टारगेट किए, दूसरे स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म, क्यों? कि वो कहीं नुकसान ना कर दे हमें, अपनी भूख मिटाने के लिए उस पर हमला कर दे। तो इसको आपने क्या बोला? इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल। ये इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच। ये एरिया टेरिटरी के लिए भी हो सकता है, ये फूड के लिए भी हो सकता है, और थर्ड आता है एनवायरमेंटल स्ट्रगल, यानी इसे हम कह सकते हैं प्रकृति का खेल। कहीं पे फ्लड आ गया, फ्लड आ गया, ड्रॉट आ गया, सूखा, ऐसी कंडीशन पे हमारा एनवायरमेंटल स्ट्रगल चालू होता है, जिसे हम कह सकते हैं हमारे और भगवान के बीच का स्ट्रगल, प्रकृति से हमारा स्ट्रगल। बाढ़ आ गई, बच पाओ तो बच जाओ, अदरवाइज खत्म तुम्हारी स्पीसीज। ड्रॉट, सूखा पड़ गया, मारे जा रहे हैं जंगल में ऑर्गेनिज्म। जो स्टैमिना रखता है वो जंगल छोड़ेगा, जंगल छोड़ के बाहर जाएगा दूसरे जंगल पे। जो बेचारे कमजोर हैं वो जा ही नहीं पाएंगे, मर गए होंगे, खत्म हो गई स्पीसीज। तो ये थ्री टाइप के स्ट्रगल्स आपके स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस हैं। आपको आपका स्थायित्व बनाने के लिए, आपको इस धरती पे मेंटेन रहने के लिए ये तीन संघर्षों से गुजरना पड़ता है, जिसे मेंडल ने बहुत पहले बता दिया और नाम दे दिया स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जिंदा रहने के लिए संघर्ष। और इन स्ट्रगल में जो जीत गया उसे बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो इन तीनों संघर्ष से पार हो गया वो हो जाएगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। नोट करिए। क्या हो जाएगा? एनवायरमेंटल स्ट्रगल। इन स्ट्रगल से हम जूझते रहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हमारा लास्ट जो कि पार्ट आया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। देखिए सारी चीजें मैंने आपको बताया डेप्थ में काफी। इन स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस ऑर्गेनिजम्स विथ बेनिफिशियल वेरिएशंस कैन utilize
resources better, hence they survive and reproduce. This is called survival of the fittest. अब जो बचेगा वो जिंदा रहेगा, नहीं तो खेल खत्म। ये था डार्विनिज्म के बारे में। और डार्विनिज्म ने जब बताया कि जब इतनी घटना घट जाएगी पूरी, तो क्या होगा, हमारा एक नया स्पीसीज जनरेट होगा। यही पूरा इवोल्यूशन है। और धरती पे इतने सारे चीज़ों लड़ने के बाद ऑर्गेनिज्म नए रूप में आता है। यही मेंडल की हमारे डार्विनिज्म की थ्योरी थी, जिससे इनको काफ़ी फेम मिली और हमें जानकारी मिली कि आखिर धरती पे इवोल्यूशन क्यों हुए, उसके पीछे कारण क्या थे। फ्रेंड्स, ऐसे ही हमारे साथ बने रहें हमारे लेक्चर्स के साथ। बस आपको करना क्या है, हमारा चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी सब्सक्राइब करना है, और मैं आपका बायोलॉजी मेंटर आपके साथ बना रहूँगा। ईयर लॉन्ग चलना है भाई साथ में। तो चलिए मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के एक नए टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय बाय।